नमस्कार दोस्तों, आज की दुनिया का काला सच लेकर आया हूँ आपके सामने। देश की माइनॉरिटी ही देश को आगे बढ़ाती है, देश की मेजॉरिटी कभी आगे नहीं बढ़ाती। इसीलिए मैं बोलूँगा कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो देश की मेजॉरिटी को और एक बड़ी आबादी को पीछे छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ी आबादी को कोई मतलब ही नहीं होता है कि देश आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। तो देश की माइनॉरिटी ही देश को लीड करती है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, जो कि एक यूनिवर्सल इकॉनमी बन चुकी है। आज के समय में अगर ये इकॉनमी बढ़ती है तो दुनिया की नज़र रहती है, अगर ये घटती है तो दुनिया की नज़र रहती है, और अगर अमेरिकन इकॉनमी घटने लग जाती है तो दुनिया के एक्सपोर्ट्स पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि अमेरिका इतना अमीर कैसे बना, और इसके बाद मैं बताऊंगा बाद की वीडियोज़ में कि अमेरिका यूनिवर्सल पावर कैसे बना। तो जी हाँ दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी नफरत के, विनम्रता के साथ। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले आपको वीडियो की इंपॉर्टेंस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दुनिया की इकॉनमी बढ़ती है बिलियंस में, पर अमेरिकन इकॉनमी बढ़ती है ट्रिलियंस में। कैसे बढ़ती है? 2018 में इसने 20 ट्रिलियन की इकॉनमी को क्रॉस करा था, और 20 ट्रिलियन की जीडीपी दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी मानी जाती है। बट ड्यू टू कोविड, कोरोना वायरस के चलते 2019 तक आते आते इनकी जीडीपी बहुत तेज़ी से घटने लग गई, और इनकी इकॉनमी में बहुत बड़ा रिसेशन देखने को मिला, और करीब -32% जो थी की जीडीपी चली गई। तो अमेरिकन जीडीपी और अमेरिकन इकॉनमी की खासियत यही है कि ये जीडीपी जितनी तेज़ी से घटती है, इनकी इकॉनमी उतनी ही तेज़ी से बढ़ती है। और 2019 के तीसरे क्वार्टर के आते आते इनकी इकॉनमी 20 ट्रिलियन का रिकॉर्ड फिर से इन्होंने अचीव करा, और 2021 में आज के समय में इनकी इकॉनमी करीब 23 ट्रिलियन की 23 ट्रिलियंस की हो चुकी है। तो इतनी कम समय में इनकी रिकवरी को आज के समय की सबसे बड़ी रिकवरी, इतिहास की सबसे बड़ी रिकवरी के नाम से जाना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं अमेरिका की इस रिकवरी को कैसे उसने ये सक्सेस पाई। तो जी हाँ दोस्तों, अमेरिकन जीडीपी मैंने बता दिया कि 23 ट्रिलियन डॉलर की हो चुकी है 2021 में। और दोस्तों, ये जीडीपी के बाद इसकी परचेजिंग पावर पैरिटी जो है सेकंड नंबर पे सबसे बड़ी है। यहाँ की इंटरनेशनल करेंसी यूएस डॉलर से दुनिया का 60 से 70% ट्रांजेक्शन होता है, और अगर यूएस डॉलर घटेगा, एक बात बता दूँ, तो दुनिया के एक्सपोर्ट पर भी फ़र्क पड़ेगा। आज के समय में लोग बोलते हैं कि इंडियन रुपीज़ की जो कीमत है यूएस डॉलर से काफ़ी ज़्यादा कम है, 70 रुपीज़ है। बट दोस्तों, अगर इंडियन रुपीज़ अगर बढ़ने लग जाएंगे, इंडियन रुपीस की अगर वेटेज बढ़ने लग जाएगी, तो हमारे एक्सपोर्ट पर इंडिया के भी फर्क दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो ये दुनिया की फॉरमोस्ट रिजर्व्ड करेंसी है। दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है ये देश, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है ये देश, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग नेशन है, दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनल गुड्स मार्केट है, और तो और दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रीज है यहाँ पर। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मार्केट है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ा एनर्जी कंजप्शन है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा माफ़ी चाहता हूँ, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट एयरलाइंस बेस है यहाँ पर। दुनिया के 30 एयरपोर्ट्स में से, बिजी एयरपोर्ट्स में से दुनिया के 12 एयरपोर्ट्स अमेरिका में हैं, और न्यू जर्सी जो अमेरिका की सिटी है, यहाँ पर दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं, दुनिया के सबसे ज़्यादा मिलियनरीज इस देश में रहते हैं, दुनिया के सबसे ज़्यादा बिलियनरीज इस देश में रहते हैं। 800 बिलियनरीज आज के समय में स्टैटिस्टा की रिपोर्ट के अनुसार रहते हैं। और दोस्तों, मिलियनरीज की संख्या भी यहाँ पर मिलियंस में है। और दोस्तों, यहाँ का स्टॉक एक्सचेंज जो है दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। और दोस्तों, इनोवेशन के मामले में ये देश नंबर 1 पर हमेशा से रहता है, पर आज के समय में थोड़ा इजराइल से पीछे आ चुका है और दूसरे नंबर पे आ चुका है। लेबर फोर्स की बात करें तो चौथा सबसे बड़ा लेबर फोर्स है, क्योंकि चौथे नंबर पे आता है बिकॉज ऑफ अमेरिकन्स की क्वालिटी। अमेरिकन्स लोग हमेशा लेबर फोर्स की क्वालिटी पर भरोसा रखते हैं, लेबर फोर्स की क्वांटिटी पे नहीं। इसीलिए इंडिया, चाइना और ब्रिटिश एम्पायर के बाद लेबर फोर्स अमेरिका का सबसे बड़ा है दुनिया में। और दोस्तों, वेंचर कैपिटल के मामले में नंबर 1 पे ये देश है। नेट माइग्रेशन रेट के मामले में दुनिया का नंबर 1 ये देश है। ह्यूमन डेवलपमेंट यहाँ पर हाई रिसोर्स पे हो रहा है। और दोस्तों, यहाँ की पर कैपिटा इनकम 5th नंबर पर सबसे बड़ी है। पर दोस्तों, कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसने अमेरिका को डिप्लॉयड भी करा है, और ऐसा नहीं है कि अमेरिका घटा ही है, हमेशा अमेरिका बढ़ा भी है। तो सब कुछ उतार चढ़ाव को भी हम धीरे धीरे और एक साथ समझ लेते हैं। और ये जो टर्म आ रहे हैं, वेंचर कैपिटल, मार्केट कैपिटलाइजेशन, ट्रेड वॉल्यूम, और जितने भी कॉमर्स के टर्म हैं, बहुत अच्छे से ध्यान से समझ लेते हैं हम लोग इसको। दोस्तों, शुरू से शुरू करते हैं, बात करते हैं 1800 की
सन 1800 की इनकी शुरुआती इकोनॉमी जो थी पूरी पूरी एग्रीकल्चरल बेस्ड थी। 80% जो इकॉनमी थी उसमें एग्रीकल्चर का शेयर था। लेकिन जैसे जैसे मिड ऑफ द 19th सेंचुरी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लग गया यूरोप के देशों से, और जैसे जैसे यहाँ के यूरोपीय लोगों ने कोलोनाइजेशन करना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे विभिन्न चरणों पर यहाँ पे कोलोनाइजेशन होने लग गया और ग्लोबलाइजेशन भी होने लग गया, लिबरलाइजेशन होने लग गया, अर्बनाइजेशन होने लग गया, और आखिरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी तेज़ी से होने लग गया। और मिड ऑफ द 19th सेंचुरी 1860 में यहाँ पर 1/5 इकॉनमी जो थी वर्ल्ड की इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गई, और इंडस्ट्रियलाइज्ड इकॉनमी का शेयर यहाँ पर सब काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लग गया, नए नए इनोवेशन होने लग गए। और शुरुआती जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज थी वो थी सॉमिल, लुम्बर, टेक्सटाइल और शूज़, और इस टाइप की कुछ कंपनियाँ खुलने लग गई, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज खुलने लग गई। और जैसे ही 20th सेंचुरी आया, ये देश अभी रुका नहीं, नए नए इनोवेशन होने लग गए, इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी अच्छा होने लग गया, कम्युनिकेशन के लिए इनके यहाँ सिस्टम बहुत अच्छे होने लग गए, नेशन वाइड ऑपरेशंस कई सारे होने लग गए, जिसके चलते यहाँ पर जॉबलेस रिकवरी होने लग गई, वेजेस काफ़ी अच्छी होने लग गई पर्सन्स की, जिससे कि यहाँ पर लोग और अट्रैक्ट होने लग गए, और माइग्रेंट्स की स्ट्रेटजी इनकी काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हुई। और तो और 1920 में इसी तरह से इसने ब्रिटिश एम्पायर को बीट कर दिया और बन गई ये इकॉनमी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सल इकॉनमी। बहुत अच्छी बात दोस्तों बोली जाती है कि द इनोवेशन लीड्स योर डेवलपमेंट ऑफ योर कंट्री, और यही हुआ। यहाँ पर नई डील का एरा शुरू हो गया, और दोस्तों ग्रेट डेवलपमेंट होने लग गया एक ग्रेट सोसाइटी का। और दोस्तों कहा जाता है कि 1942 से 57 के बीच में यहाँ का फर्टिलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा हाई था, जिसके चलते जिसको बेबी बूम बोला जाता है। और इंडिया में क्या है कि जॉइंट फैमिली का सिस्टम है, बट वहाँ पर सिंगल फैमिली का सिस्टम था, जिसके चलते हाउस की डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लग गई, सिटी में अपार्टमेंट्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लग गए, सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी तेजी से बदलने लग गया, स्काई स्कैपर बिल्डिंग्स बहुत सारी बनने लग गई, बहुमंजिला इमारतें जिसको बोलते हैं, और यहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी अच्छा होने लग गया। पर दोस्तों ऐसा नहीं है कि यहाँ की इकोनॉमी कभी क्राइसिस नहीं हुआ, कभी डिफ्लेशन नहीं आया, कभी इन्फ्लेशन नहीं आया, वो समझ लेते हैं। कई बार देखा गया कि यहाँ की प्रोडक्टिविटी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा कम होने लग गई है, कई बार देखा गया कि यहाँ का कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट कम होने लग गया है, फेडरल रिजर्व रेट इंटरेस्ट रेट कई बार उसने जीरो कर दिया, जिसके चलते इन्फ्लेशन को मैनेज किया जा सके। और दोस्तों एम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ का घटने लग गया, कई बार देखा गया, और यहाँ पर लेबर फोर्स की पावर काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी कई बार, तो वो समझ लेते हैं। 1837 में ग्रेट डिप्रेसिएशन आया, जिसके चलते यहाँ का इकोनॉमी पूरी बहुत तड़ी किसे एक तरह से बोले इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया या इकोनॉमिक बूम हो गया, ठीक है, और इसको ग्रेट डिप्रेसिएशन ईयर बोला जाता है। और दोस्तों 1957 to 1958 के बीच में भी -3.8% इनकी जीडीपी हो गई थी। और दोस्तों 1973 में यहाँ की जीडीपी -3.2% हो गई थी, जिसको ऑयल क्राइसिस के नाम से बोला जाता है। अभी मैं एक अच्छी बात बताऊंगा। और दोस्तों 1981 से 82 के बीच में यहाँ की जीडीपी -2.8% हो गई। और दोस्तों 1990 से लेकर 91 तक में यहाँ की जीडीपी -1.2% हो गई। और 2001 में यहाँ की जीडीपी -0.3 हो गई ड्यू टू 9/11 अटैक। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर हमला हो गया था, जैसे सभी लोग जानते हैं। और दोस्तों 2007 से 8 के बीच में बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, इनकी जीडीपी -5.0% जीडीपी चली गई। और कहा जाता है कि इनकी मार्केट में लिक्विडिटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लग गई, इनके हाउस होल्ड मार्केट्स काफ़ी तेज़ी से कोलैप्स होने लग गए, जिसके चलते इनकी इकोनॉमी जो थी रिकवरी करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। बट रिकवरी कैसे करी, कई सारी विगोरस ग्रोथ आई। और दोस्तों कहा जाता है कि 70 से 80 के दशक में माना जाता है कि इकोनॉमिक गैप जो थे जापान के और यूएस के काफ़ी तेज़ी से कम होने लग गए थे, जिसके चलते लोग मान रहे थे कि जापान बहुत जल्दी अमेरिका को क्रॉस करके सरपास करके यूनिवर्सल इकोनॉमी बनेगा। बट ऐसा नहीं हुआ। इन विगोरस ग्रोथों ने 1960 से 1961 के बीच में फिस्कल पॉलिसी आई, जिसके चलते यहाँ की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बूम हुई 53% की रफ्तार से। और 1990 से 2001 के बीच में काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे 43% से यहाँ की जीडीपी बढ़ी। और 1980 से लेकर 1990 तक में यहाँ की जो जीडीपी थी 37% की रफ्तार से बढ़ी है। पर ईयर की ग्रोथ बोले तो 3.8% की रफ्तार से यहाँ की जीडीपी बढ़ी। और उन्होंने कैसे अचीव करा, तो ये समझ लेते हैं। इन्होंने सिग्निफिकेंट बैरियर्स काफ़ी तेज़ी से ख़त्म कर दिए, है ना, रीगेंड अपनी रियल जीडीपी को रीगेंड करना शुरू कर दिया, है ना, जॉबलेस रिकवरी काफ़ी तेज़ी से करने लग गए। और
क्या होता है, जैसे कि हमारे यहाँ आरबीआई है, तो इन्फ्लेशन को मजबूत करने मतलब कि इन्फ्लेशन को घटाने के लिए वो क्या करता है, इन्फ्लेशन को बोलते हैं महंगाई। महंगाई कैसे बढ़ती है, जब डिमांड बढ़ती है। तो इन्फ्लेशन को घटाने के लिए इंटरेस्ट रेट कभी कभी देखा जाता है कि आरबीआई बढ़ा देता है, जिससे कि लोग आने लग जाते हैं, जिससे कि यहाँ की डिमांड पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ जाता है। इसी तरह से यहाँ पे फेडरल रिजर्व रेट है, जो कि इंटरेस्ट रेट ज़ीरो कर देता है, जिससे कि यहाँ की डिमांड पर फ़र्क दिखने लग जाता है। और दोस्तों 1940 के बीच में जो इनकी इकॉनमी जो थी पूरी पूरी ड्यू टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर मिलिट्री बेस्ड इकॉनमी बन गई थी, जिसके चलते यहाँ की 40% जीडीपी जो थी बहुत बड़ी उछाल आई ड्यू टू आर्म फोर्स के द्वारा। अब दोस्तों समझ लेते हैं इनका कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में, जिन्होंने इनके सेक्टर्स को काफ़ी तेजी से बढ़ावा दिया। और अब समझेंगे कि किस तरह से एक मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी को सर्विस बेस्ड इकोनॉमी बनाई। तो बात करता हूं आज के अमेरिकन इकोनॉमी की। आज की अमेरिकन इकोनॉमी कैसी है, तो ये एक हाईली प्राइवेटाइज्ड इकोनॉमी है, टेक्निकल रिसोर्सेज से काफ़ी ज़्यादा भरी है, प्रोडक्टिविटी में के मामले में काफ़ी ज़्यादा एबंडेंट है। और दोस्तों एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जिसको एक मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। यहाँ के प्राइवेट सेक्टर 85% जॉब क्रिएट करते हैं और 14% जो सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स क्रिएट करता है। हमारे देश में लोग सरकारी नौकरी के पीछे पड़े रहते हैं, बट यहाँ देखिए कुछ सीख मिलती है यहाँ से। और दोस्तों बात करें यहाँ पे 30 मिलियन जो 35% जो आबादी है, 35% आबादी छोटे मोटे बिजनेस करती है, जिससे कि 65% जॉब्स जो होती क्रिएट होती है। और यहाँ पे 36% जो होते हैं लार्ज बिजनेस हैं, एमएनसीज हैं, बड़ी बड़ी टेक्निकल इंडस्ट्रीज़ हैं, लैब्स हैं, लेबोरेटरीज़ हैं, जो कि काफ़ी बड़ी मात्रा में एम्प्लॉयज़ को जॉब देती हैं। और यहाँ की वॉलमार्ट जो कंपनी है वो समझ लीजिए सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ लोगों के देती, दुनिया के सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ इसी कंपनी में रहते हैं। बोले 2.1 मिलियन एम्प्लॉयज़ जो होते हैं दुनिया में यहाँ पर इस कंपनी में एग्जिस्ट करते हैं, और 1.4 मिलियन सिर्फ और सिर्फ यूएस के लोग यहाँ पर हैं। अब दोस्तों आगे बात करते हैं यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किस तरह से है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का इस साल का आउटपुट जो था 2021 का 2.4 ट्रिलियन का था, और कई सारी ट्रिलियन डॉलर का था, सॉरी। तो कई सारी इंडस्ट्रीज थी, जैसे कि स्टील, जैसे कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, एरोस्पेस, टेलीकम्युनिकेशन, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, साइंस, फूड प्रोसेसिंग, कंज्यूमर गुड्स और माइनिंग्स। ये सारी जो है काफ़ी बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन करती हैं, जिससे कि इस साल के मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन की बात करें तो बिजनेस ऑपरेटिंग में 78% यहाँ का आउटपुट रहा। और दोस्तों केमिकल्स के मामले में यहाँ का 6% आउटपुट था, 12% यहाँ पर माइनिंग्स के द्वारा यहाँ पर। बात करें यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयज़ के बारे में, तो यहाँ के मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयज़ जो हैं ऑटोमेटेड एम्प्लॉयज़ हैं। जैसे कि देखते हैं रोबोट्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, मशीन्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो इस युग में अमेरिका काफ़ी ज़्यादा आगे चल रहा है, ठीक है। स्पेशलाइज्ड वर्कर रहते हैं कई सारे। और दोस्तों कैपिटल को ग्रोथ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से काम होता है, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, उसकी यूटिलाइजेशन को बढ़ाने के लिए काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर काम होता है। और दोस्तों इसके बाद कई सारी चीज़ें हैं जो अमेरिका को घटाती भी हैं, और आज के समय में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जैसे कि बोले कि रिच बिकम रिचर और पुअर बिकम एक्सट्रीम पुअर, वो वाली जो फैक्टर है वो अमेरिका को गरीब बना रहा है। और यहाँ की 18% आबादी जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे है, और 1.2% आबादी जो है इमरजेंसी शेल्टर में रहती है। तो इस दुखद घटनाओं को हम पार्ट 2 में समझेंगे। पार्ट 1 की यहीं पर एंडिंग कर देते हैं, जिससे कि आप ज़्यादा बोर ना हो, और मैं भी बहुत थक गया हूँ। जय हिंद, जय भारत।